हेलो फ्रेंड्स, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिंदी उपन्यास का विकास क्रम क्या रहा है। जैसे कि हमें पता है कि उपन्यास हो या कहानी, दोनों ही कथात्मक विधाएं हैं। एक है कि आपको उपन्यास में सांगोपांग विवेचन यानी आप कह सकते हैं विस्तृत रूप देखने को मिलता है परिवेश का। और कहानी क्या होता है कि किसी एक अंश का अंकन होता है, यानी आपका जैसे जीवन का संपूर्ण अगर उसकी विवरण की बात करें, उसकी जानकारी, तो एक उपन्यास आप पे लिखा जा सकता है। लेकिन कभी आपके जीवन में कोई ऐसा इवेंट हुआ, कोई घटना हुई, त्वरित घटना हुई, फिर घट गई वो, तो ऐसे उस पर कहानी लिखा जा सकता है। तो कहानी उपन्यास के बारे में ये है कि जो अपने यहाँ पे ये उपन्यास प्रचलन में आया, तो इसकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण ये था कि पहले अंग्रेजी और बांग्ला उपन्यास बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि प्रसारित होने लगे थे। और यहाँ पे अगर देखें तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित एक निबंध था उपन्यास रहस्य, उसमें इस बात को एक्सेप्ट किया कि उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय जो है वो बेसिकली पश्चिमी देश के लेखकों को ही जाना चाहिए। क्योंकि जब कोई भी चीज़ हम करते हैं तो कोई ना कोई इसके प्रेरणा स्रोत होते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ये कहना था कि ये पश्चिमी देशों के लेखकों से हम लोग प्रभावित हुए और हमारे यहाँ पे उपन्यास लिखा जाने लगा। पहले तो हमारे यहाँ पे कथा होता था, कथा यानी उपदेश दिया जाता था, उसमें एक तरीके से आपको कथा सुनाया जाता था और उसके अंत में आपको कुछ ना कुछ उपदेश मिलता था। तो यहाँ पे जब लेखन शुरू हुआ तो बालकृष्ण भट्ट ने भी इसके बारे में कहा, पुष्टि की इस बात को, जैसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि नहीं, हम लोग तो पश्चिम देशों के लेखकों से प्रेरणा ली और हमारे यहाँ भी उपन्यास लिखा जाने लगा। तो उन्होंने कहा, हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांत पर सीख रहे हैं। हिंदी में उपन्यास का आरंभ भी अंग्रेजी से अनुदित उपन्यासों से माना जाता है। तो पहली बात ये भी हो गई कि बालकृष्ण भट्ट भी इस बात पे मोहर लगा दिए जो महावीर प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि जो सरस्वती पत्रिका है उसमें जो निबंध है, तो हमें ये लग रहा है कि लोग उसका थोड़ा सा अनुकरण कर रहे हैं। और बिल्कुल वैसे ही जैसे और चीज़ों में हम अनुकरण बोले तो नकल करते हैं, तो इसमें भी हम प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और हमारे यहाँ भी जो उपन्यास लिखना शुरू भी हुआ तो वो अनुवाद रूप, यानी जो उपन्यास इंग्लिश में थे उनका अनुवाद किया गया। तो ऐसे ही हिंदी में जो है 1853 ईस्वी में वंशीधर द्वारा थॉमस डे के लोकप्रिय उपन्यास सैंडफोर्ड एंड मेंटर का अनुवाद किया गया। और फिर डॉक्टर जॉनसन के उपन्यास थे रॉसेलास, उसका भी सन 1879 ईस्वी में जो है अनुदित रूप देखा गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1853 में वंशीधर द्वारा थॉमस डे के सैंडफोर्ड एंड मार्टिन का अनुवाद और डॉक्टर जॉनसन के उपन्यास रॉसेलास का हिंदी अनुवाद सन 1889 में किया गया। अब हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के संबंध में विद्वानों में मतभेद रहा है। मौलिक उपन्यास हमारे यहाँ हिंदी में कौन सा है, क्योंकि अभी तो हम अनुदित रूप पढ़ रहे थे। तो मौलिक की बात करें तो श्रद्धाराम फुलौरी ने जो लिखा है भाग्यवती, ये 1877 में लिखा गया। तो पहला हो गया श्रद्धाराम फुलौरी के द्वारा भाग्यवती सन 1877 ईस्वी में, तथा लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु सन 1882 में। इन सभी की एग्जैक्ट आपको डेट बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि जैसे श्रद्धाराम फुलौरी ने भाग्यवती लिखा था 1877 में, लाला श्रीनिवास दास ने लिखा परीक्षा गुरु 1882 में। इनमें से प्रथम उपन्यास में सुधारवादी प्रवृत्ति दिखती है और दूसरा जो उपन्यास है परीक्षा गुरु, उसमें भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का श्रेष्ठ प्रमाणन रूप देखने को मिलता है। परीक्षा गुरु को अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कहा कि श्रद्धाराम फुलौरी का भाग्यवती है, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने पहला हिंदी का उपन्यास किसे माना है, तो परीक्षा गुरु को ही माना है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब पूरी उपन्यास को अगर हम बांटना चाहें तो देखिए, कोई भी जो व्यक्तित्व होता है पूरे युग को प्रभावित करता है तो हम उसको केंद्र में रख देते हैं। प्रेमचंद जी का कहानी उपन्यास विधा में बिल्कुल यही अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जिस प्रकार छाप छोड़ा है, तो हम प्रेमचंद जी को केंद्र में रखते हैं और ये मान के चलते कि प्रेमचंद जी के समय से जो उपन्यास विधा लिखी जा रही है वो तो एक अलग ही रूप में है। तो इनके पूर्व क्या लिखा गया, इनके पश्चात क्या लिखा गया और इनके पैरेलल, इनके समानांतर क्या लिखा गया। तो यहाँ पे हम बात करें प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद जी के बाद हिंदी उपन्यास, ये तीन क्रम में बांट के हमें पूरे उपन्यास को समझना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेमचंद जी से पूर्व हिंदी उपन्यास की क्या कहानी रही है। तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास की बात करें तो हिंदी उपन्यास का वो शुरुआती चरण होगा और अभी तक जितने उपन्यास लिखे जा रहे थे
तो क्योंकि कोई चीज़ शुरुआत में लिखा जाता है तो एक अलग ही उसका रूप होता है और धीरे धीरे अपने असल जो उसका उद्देश्य होता है उसमें वो परिलक्षित होने लगता है। तो प्रेमचंद से पहले जो हिंदी उपन्यास लिखा जा रहा था, बेसिकली उसका आधार था उनका कि सुधारवादी और उपदेशवादी प्रवृत्ति। मुख्य उद्देश्य था कि हमको समाज में क्या करना है, मनोरंजन करना है। तो इसमें श्रद्धाराम और लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास जो थे वो इसी कैटेगरी में आ गए, यानी सुधारवादी हो या उपदेशवादी हो या मनोरंजन हो। यहाँ तक कि आप देखिए प्रेमचंद जी से पहले जो उपन्यास लिखे जाते थे उसमें सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी, जासूसी उपन्यास भी लिखे जाते थे। इनका जनजीवन से कोई सरोकारिता नहीं होता था। अब जैसे तिलस्मी है, जासूसी उपन्यास, तो उसमें प्रेम चित्रण का अवसर, मूल उद्देश्य रहता था रहस्य, रोमांच की अयारी एवं तिलस्मी दुनिया में ले जाकर पाठकों को चमत्कृत करना। तो और इस काल के जो उपन्यासकार रहे हैं उनमें भी हमें ध्यान देना है कि इस काल के जो उपन्यासकार रहे हैं उसमें जैसे पंडित बालकृष्ण भट्ट को माना जा सकता है। अब पंडित बालकृष्ण भट्ट को मानते हैं अगर प्रेमचंद जी से पूर्व, तो इनके 3 उपन्यास हैं, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान सौ सुजान। अब रहस्य कथा को देखिए तो ये रहस्य कथा 1879, नूतन ब्रह्मचारी 1886, और तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है बालकृष्ण भट्ट का, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी तथा एक अजान सौ सुजान 1892 ईस्वी में। और इसका आधार क्या रहा है, या तो ये सुधारवादी दृष्टि से लिखा गया या उपदेश मूलक लिखा गया। और भारतेंदु जी के मित्र ठाकुर जगमोहन सिंह ने, हम भारतेंदु मंडल में इनको पढ़ते हैं, इन्होंने भी, ठाकुर जगमोहन सिंह ने भी श्यामा स्वप्न करके एक उपन्यास लिखा, बहुत बड़ा उपन्यास था और उसका समय क्या है श्यामा स्वप्न का 1888। और इसमें उन्होंने क्या लिखा, इसका प्रतिपाद्य, मूल प्रतिपाद्य क्या रहा है, तो उसमें राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण वो भी रीतिकालीन पद्धति पर किया गया। इनके अलावा और भी नाम हमें देखने हैं, जैसे लज्जाराम मेहता ने, तो लज्जाराम मेहता का अगर आप देखेंगे तो सुधारवादी ढंग पर उन्होंने लेखन काम किया। फ्रेंड्स यहाँ पे हम बता दें क्योंकि ये हमारे जो यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, डीएसएसबी, असिस्टेंट प्रोफेसर जितने भी एग्जाम हैं तो जो फैक्चुअल होते हैं बट कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं उनको ध्यान में रख के करा रहे हैं। बाकी आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो यूजीसी, इनके अलावा हम यूपीएससी ऑप्शनल की रिगार्डिंग जो है वो हेल्प करने की कोशिश करते हैं, तो वो ज़्यादा ही डिस्क्राइब फॉर्म में होता है, बट यहाँ पे थोड़ा फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, बशर्ते कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बहुत बताया गया है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हिंदी और प्राइड टेलीग्राम है ना, तो उससे ज़रूर कनेक्ट हुई, हिंदी से रिलेटेड आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे हम देखें कि ये जो आपको जितनी भी रचनाएं मैंने हाईलाइट की है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है, ये तो एग्ज़ाम में आता ही है। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे धूर्त रसिक लाल, तो इसका समय क्या है 1899, स्वतंत्र रमा एवं परतंत्र लक्ष्मी 1899, बिगड़े का सुधार 1907, आदर्श हिंदू, तो इन सब में आप देखिए और अलग अलग जैसे सामाजिक दबाव, दुर्व्यसन है। अब राधाकृष्ण दास ने लिखा था गोवध की समस्या पर निसहाय हिंदू करके, कि हिंदू जो है निसहाय हैं, और 1890 में। प्रेमचंद पूर्व जो हिंदी उपन्यासकार रहे हैं हमें उसको भी देखना है, तो पहले तो समझना तो उपन्यास क्या है, फिर हमने बात किया कि उपन्यास को 3 भागों में बांट दीजिए, प्रेमचंद युगीन, प्रेमचंद से पूर्व, प्रेमचंद पश्चात। तो हम प्रेमचंद जी से पूर्व का समय पढ़ रहे थे और उसमें हमने देखा कि जो केंद्रीय विषय वस्तु है इसका समाजवादी, सुधारवादी, या आप कह सकते हैं कि मूल उद्देश्य जो है एक तरीके से उपदेश देना, रहस्य, रोमांच, अय्यारी, तिलस्मी, ये सब मुद्दा था। तो इसमें कौन से ऐसे लोग हैं जो उपन्यासकार बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रसिद्धि प्राप्त है, आदर से नाम लिया जाता है, उन्हीं में से एक नाम आता है बाबू देवकीनंदन खत्री का। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकारों में निम्नवत में से कौन है, तो आपको विकल्प में से चुनना है। तो यहाँ पे देखिए बाबू देवकीनंदन खत्री, बाबू देवकीनंदन खत्री, इन्होंने तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों की रचना करके पाठकों को पर्याप्त मनोरंजन किया। कहा जाता है कि देवकीनंदन खत्री जो है इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से लोग, यानी बहुत से लोगों को हिंदी नहीं आती थी, और इनके लिखे प्रसिद्ध उपन्यास जैसे चंद्रकांता है 1891 में, चंद्रकांता संतति है, काजर की कोठरी है, भूतनाथ है, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, ये जितने हमने रचना गिनाए तो इनको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीख लिया। तो इसका मतलब इन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया हिंदी साहित्य में।
पाठकों की कौतूहल वृत्ति अंतः जागृत रहती और अंत तक उपन्यास के जादू में बंधा रखने की कला जो थी इनको बहुत प्रसिद्धि दिलाई। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि खत्री जी के उपन्यासकों ने पाठकों का भरपूर मनोरंजन किया। जासूसी उपन्यास, अब जैसे ही हमने अभी देखा कि यहाँ पे देवकीनंदन खत्री के उपन्यास को पढ़ने के लिए लोगों ने कितना ज़्यादा तिलस्मी अय्यारी प्रवृत्ति का था, तो दूसरी बात आती है कि फिर जासूसी उपन्यास का श्री गणेश किसने किया, तो गोपाल राय गहमरी ने किया जासूसी उपन्यास का श्री गणेश। तो ये भी क्वेश्चन है कि जासूसी उपन्यास का श्री गणेश किसने किया, गोपाल राय गहमरी ने किया। वे अंग्रेजी के जासूसी उपन्यास लेखक कानन डायल थे, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे गोपाल राय गहमरी। तो गहमरी जी के उपन्यासों को आप देखेंगे तो उसमें सरकटी लाश, तो आपको नाम से ही बहुत विचित्र लगेगा, सरकटी लाश इनका 1900 ईस्वी में, जासूस की भूल 1901 में, और देखिए साल का अंतर भी नहीं, सरकटी लाश 1900 में, जासूस की भूल 1901 में, फिर जासूस पर जासूसी 1904 में, गुप्त भेद 1913 में, जासूस की अय्यारी 1914 में। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए, विशुद्ध मनोरंजन के काम के लिए थे रचनाएं। और फिर जासूसी उपन्यासों में और भी लोग, जैसे किशोरीलाल गोस्वामी का एक रचना है जिंदे की लाश या तिलस्मी शीश महल, तो जिंदे की लाश हो गई, तिलस्मी शीश महल हो गया, लीलावती हो गया, याकूत तख्त हो गया, तो ये भी भरपूर मनोरंजन के लिए होते थे। कुछ सामाजिक ऐतिहासिक उपन्यास वगैरह भी लिखे गए, प्रणयी परिणय, मस्तानी, सुख सरवरी, प्रेममयी। अब दाते द्विवेदी योगिन उपन्यासकारों में तो जैसे हम देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय के बारे में, तो इनके द्वारा ठेठ हिंदी का ठाठ, अधिखिला फूल, तो इनका अधिखिला फूल 1960, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899। इनके अलावा द्वितीय उपन्यास में एक जमींदार की कामुकता का परिष्कार दिखाया गया है। इस प्रकार दोनों ही उपन्यास अगर देखेंगे तो अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा भी सुधार काल की दृष्टि से लिखा गया। अब देखिए इस काल में आपको अन्य उपन्यासकार जो है और भी जो मिलेंगे, उसमें जैसे लज्जाराम शर्मा, आदर्श सिंधु, बिगड़े का सुधार, मन्नत देवी रामलाल, राधिका रमण प्रसाद सिंह, प्रेम लहरी आदि। हिंदी उपन्यासों के प्रथम चरण में लिखे गए उक्त उपन्यासों का उद्देश्य क्या होता था, मनोरंजन एवं समाज सुधार। भले ही उपन्यास को अगर देखेंगे तो उल्लेखनीय हो या ना हो, किंतु उपन्यास जो है विषय शिल्प एवं भाषा की दृष्टि से देखें तो इसने क्या किया है, कुछ नहीं लेकिन एक लेखन में प्रचलन में लाने का काम तो कर ही दिया है। तो आप इस तरीके से देखिए कि जो प्रेमचंद उपन्यास था, इन उपन्यासों ने, जो प्रेमचंद युगीन वाला उपन्यास है, उससे एक कह सकते हैं कि चलो सुधारवादी मूल उद्देश्य मनोरंजन के साथ लिखने का प्रयास तो किया। जो उपन्यास में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया वो हमको देखने को कम मिलता है, वो प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास में देखने को मिलता है, क्योंकि जो प्रेमचंद जी का समय है हिंदी उपन्यास का, और जब से उनका लेखन में आप कह सकते हैं कि पदार्पण होता है, तो उनसे आप कह सकते हैं कि हाँ उपन्यास की जो विधा थी वो काफ़ी कुछ बदल गई। अब प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों में प्रेमचंद जी अपनी महान प्रतिभा के कारण युग प्रवर्तक के रूप में तो जाने जाते हैं। भाई उन्होंने कहानी भी और उपन्यास जिस तरीके से समाज की अभिव्यक्ति की है, समाज में जनता की समस्याओं की कलात्मक अभिव्यक्ति की, वो पहली बार ऐसा देखा जा रहा था। और ऐसा लग रहा था कि अब जो उपन्यास है बेसिकली पहली बार अगर देखें तो जन सामान्य की समस्याओं को उठाया जा रहा है। तो ऐसे में जो व्यक्ति लोगों की समस्या को उठा रहा अपने समान जो है उपन्यास में, तो वो उपन्यास सम्राट हुआ। अब उनकी विषय वस्तु देखिए बिल्कुल बदल, अब ना ही सिर्फ सुधारवादी या आदर्शवादी या उपदेशवादी नहीं, अब जो समाज में उस समय का मुद्दा हो उपन्यास में, तो राष्ट्रीय आंदोलन, किसानों की समस्या, मानवतावाद, संस्कृति की बात करें तो अपनी भारतीय संस्कृति हो, शोषण हो, विधवा विवाह, उन्मेल विवाह, दहेज प्रथा, यानी जितनी भी कुरीतियाँ वगैरह हों, उन सारी चीज़ों को अपने जो उपन्यास में इन्होंने स्थान दिया। तो यहाँ भी बात करते हैं कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी जिनके बारे में बहुत बड़ी बात कहते हैं प्रेमचंद जी के बारे में, कि आपको समझना है अगर उस युग को, तो प्रेमचंद शताब्दियों से जो पददलित, अपमानित, उपेक्षित कृषक थे उसकी आवाज़ बन के उभरे हैं। अगर आप उत्तर भारत की समस्या या समस्त जनता को जानना चाहते हैं, उनके आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा, आकांक्षा, दुख सुख सब जानना चाहते हैं, तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिलने वाला है। और उन्होंने कौन से उपन्यास ऐसे लिखे, तो आपको अलग अलग कैटेगरी की, सेवा सदन 1918, इसमें क्रम वाले भी क्वेश्चन आते हैं लगाने के, आरोही अवरोही क्रम में। तो जैसे इनका सेवा सदन का समय क्या है 1918,
प्रेमाश्रम का समय क्या है 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 26, निर्मला 27। तो यहाँ पे देखिए रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला एक ही साल की गैपिंग में है। तो रंगभूमि 25, कायाकल्प 26, निर्मला 27, गबन 31, कर्मभूमि 33 और गोदान को मान के चलते ये 36 तक, इसमें 35 दिया है। और इनका मंगलसूत्र जो है ये उपन्यास अधूरा रह जाता है। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से उठाया। अभी हमने प्रेमचंद जी से पूर्व वाला पढ़ा था तो उसमें तिलस्मी अयारी इस तरीके से पढ़ा था, लेकिन मनोरंजन के स्तर से उठाने का काम किसने किया है तो प्रेमचंद जी ने किया है। वस्तुतः सेवा सदन के प्रकाशन के साथ ही हिंदी उपन्यास को नई दिशा मिल गई। इस उपन्यास में उन्होंने विवाह से जुड़ी समस्याएं जो भी जुड़ी हैं, दहेज प्रथा है, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान, उन सारे मुद्दों पे बात की। किंतु उन्हें प्रस्तुत करने का ढंग पूर्ववर्ती उपन्यासों से एकदम अलग निर्मला में देखने को मिलता है। उन्होंने दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या जो उनका निर्मला उपन्यास है उसमें उठाया, और कृषक जीवन की समस्याओं का यथार्थ चित्रण उन्होंने गोदान में किया जो उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। और ग्रामीण जीवन का ऐसा ही यथार्थ एवं प्रमाणिक चित्रण जो है आपको और भी जगह पे इनके उपन्यासों में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ओवरऑल कहें कि हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार के रूप में ख्याति प्राप्त करने के पीछे प्रेमचंद जी का कह सकते हैं अतुलनीय योगदान रहा हिंदी साहित्य में। और इनके अलावा उनके उपन्यास में आप देखिए अलग अलग समस्याओं में जैसे राजनीतिक समस्याओं को निरूपित किया गया, तो रंगभूमि में शासक वर्ग के अत्याचार को दिखाया गया, तो कर्मभूमि में स्वतंत्रता की झलक दिखती है, गबन में उन्होंने स्त्रियों के प्रेम पास में फड़ के दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं, या कायाकल्प जो उनका है वो उसमें पुनर्जन्म की बात बताते हैं। तो प्रेमचंद के उपन्यासों की एक प्रमुख विशेषता ये भी रही है कि आदर्श प्लस यथार्थ दोनों को मिला के वो लिखते हैं, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद आप कह सकते हैं। प्रेमचंद जी के समकालीन और भी उपन्यास कर रहे हैं, तो हम प्रेमचंद जी को तो प्रेमचंद जी के समय में पढ़ते हैं, लेकिन उनके अलावा जितने भी उपन्यासकार रहे हैं उनके समकालीन, उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है जयशंकर प्रसाद जी का। हालांकि ज़्यादा रचनाएं नहीं है इनकी रचना में कंकाल, तितली और इरावती जो है अधूरा उपन्यास है, और इसमें आप देखिए कि कंकाल जो लिखा गया 1929 में और तितली जो लिखा गया 1934 में। तो प्रेमचंद जी के समकालीन उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद, इनके अलावा जो भी रहे हैं तो उसमें विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, पांडेवेचन शर्मा उग्र, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जेपी श्रीवास्तव। अब इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से कंकाल, तितली, इरावती जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा, और उसकी विषय वस्तु की बात करें तो जैसे कंकाल में उन्होंने प्रसाद जी ने कि व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर उन्होंने कंकाल की रचना की, और कंकाल का समय 1929 था। जबकि तितली जो 1934 में लिखा गया उन्होंने प्रेम के आदर्श स्वरूप को व्याख्यायित किया। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की बात करें तो 1891 से 1946 ईस्वी के दो प्रसिद्ध उपन्यास, जब भी कभी नाम आए उपन्यास का माँ भिखारणी, तो ये दो उपन्यास विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का है। 91 से 46 ईस्वी का इनका समय बताया गया है। इन्होंने भिखारणी और माँ लिखा, और भिखारणी जो है इसमें अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथानक का आधार बनाया गया है, और जो माँ उपन्यास है उसमें उन्होंने मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण करते हुए वेश्यालय होते हैं उनके वातावरण को दिखाया है। प्रेमचंद युग के उपन्यासकार में फिर अगर हम बात करें तो आचार्य जैसे चतुर्सेन शास्त्री, वो भी उपन्यासकार थे। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री उन्होंने इतिहास पुराण से कथानकों का चयन करने के साथ साथ काल्पनिक पात्रों के द्वारा सामाजिक समस्याओं का उद्घाटन करने वाले उपन्यास लिखे, जिसमें जैसे वैशाली की नगर बधू, वयम रक्षामा, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेद, अपराजिता, ये सभी। उग्र जी के उपन्यासों में सामाजिक बुराइयों का पर्दाफाश किया गया, समाज की यथार्थ एवं नग्न तस्वीर, और हिंदी के प्रथम विवादास्पद उपन्यासकार भी इनको कहा जा सकता है। उपन्यासों में समाज के उस वर्ग का चित्रण है जो पतित वर्ग यथा वेश्या की उनकी सपाट बयानी, इन सब पे भी बात की गई।
इनके अलावा देखिए जो कुछ प्रसिद्ध उग्र जी के उपन्यास हमको देखने को मिलते हैं, तो उग्र जी के जो कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं उसमें जैसे चंद हसीनों के खतूत 1927 में, दिल्ली का दलाल 1927 में, बुधवा की बेटी 28 में, शराबी 30 में, सरकार तुम्हारी आंखों में 1936 में, जीजा जी 1944 में, फागुन के दिन 1855 में। ऋषभ चरण जैन उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार कहे जा सकते हैं। उनके उपन्यासों की विषय वस्तु व्यभिचार, वेश्यालय, मदिरालय, रोमांस। उपन्यास है दिल्ली का व्यभिचार, दुराचार के अड्डे, वेश्यापुत, चंपाकली, मास्टर साहब, मैखाना, चांदनी रात और गदर। इसी तरह आगे की बात करें तो प्रताप नारायण श्रीवास्तव के उपन्यास आदर्शवादी परंपरा के उपन्यास कहे जा सकते हैं, जिसमें विदा 1929, विजय 37, विकास, विसर्जन, वेक्सी का मजार। अंतिम उपन्यास में उन्होंने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के चरित्र को 1857 की क्रांति के परिप्रेक्ष्य में उजागर किया। वृंदावन लाल वर्मा हिंदी के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जा सकते हैं। वृंदावन लाल वर्मा का है गढ़कुंडार 29, विराट की पद्मिनी 36, झांसी की रानी 46, मृगनयनी 50, टूटे कांटे 54, माधवजी, सिंधिया। तो ये आप देखिए कि इस तरीके से आदि उपन्यासों में उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों का चरित्र नायक के रूप में प्रस्तुत किया। और भी है जैसे संगम, लगन, प्रत्यागत, कुंडली चक्र। यहाँ बात करें कि प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी कुछ उपन्यास लिखे हैं, जिनमें आप कह सकते हैं कि अप्सरा 1931, अलका भी 1931 और निरूपमा इनका 1936, प्रभावती भी 36, कुली भाट। तो अप्सरा, अलका, निरूपमा, प्रभावती, कुली भाट। संक्षेप में ओवरऑल प्रेमचंद जी के युग के उपन्यास में विषय वैविध्य देखने को मिला। लोगों की किस तरीके से उन्होंने घटनाओं का संयोजन किया और किस तरीके से प्रेमचंद जी ने एक तरीके से अपनी लेख की जो विधा है जिनमें जन समस्याओं को उठाया, वो आप कह सकते हैं कि अतुलनीय योगदान की श्रेणी में आता है। प्रेमचंद जी के बाद का जो समय था उपन्यास की दिशा में अगर कहें तो उसमें आपको विविध धाराएं देखने को मिलती हैं। उनमें विविध धाराओं में कह सकते हैं कि जैसे मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, प्रयोगवादी उपन्यास। तो कालक्रम की दृष्टि रखकर प्रेमचंदोत्तर उपन्यास की बात करें तो 1936 से 50 तक का उपन्यास, फिर 50 से 60 तक का, 60 के बाद के उपन्यास का समय। तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में जो नाम आता है उसमें जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञेय। जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञेय, ये 3 लोग का हो गया। जैनेन्द्र ने लिखा था परख 1929 में, सुनीता 35 में, त्यागपत्र 37 में। तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के क्षेत्र में अगर देखें तो जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञेय का नाम और जैनेन्द्र का हमने 3 उपन्यास देखा। इनके अलावा भी जैनेन्द्र ने कुछ लिखा है, जैसे कल्याणी 1939 में, सुखद 52 में, विवर्त 53 में, व्यतीत 53 में। और इन उपन्यासों में विभिन्न पात्रों के मन की जो उलझनें होती हैं, गुत्थी होती हैं, शंकाएं होती हैं, उन्हीं को प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। और भी जैसे इनकी रचना में जैसे त्यागपत्र में मृणाल के आत्मपीड़न की गाथा, साथ ही अनमेल विवाह के दुष्परिणाम, सुनीता में जो है फ्रायड के सिद्धांत, या कल्याणी एक अतृप्त और आधुनिक नारी कथा, सुखद जो है एक कुंठाग्रस्त व्यक्ति की जो कहानी है, नारी की उनकी कहानी। तो ओवरऑल अब कहे कि जैनेन्द्र ने जो है आधुनिक समाज में जो नारी की स्थिति है उसको भरपूर समझने की कोशिश की। और जो दूसरे उपन्यासकार मनोविश्लेषण में आए इलाचंद जोशी, वो भी लगभग 1 दर्जन उपन्यास रचे हैं। और उनके प्रमुख उपन्यास में आप देखिए पर्दे की रानी हो, प्रेत और छाया 1945 में, पर्दे की रानी 41 में, सन्यासी 41 में, 46 में अगर आप देखें निर्वासित, जिप्सी 52 में, जहाज का पंछी 55 में। तो इन्होंने भी मानव मन की जो कुंठा है, ग्रंथि है, उसको बेसिकली अपना आधार बनाया। फिर मनोविश्लेषण परक उपन्यासों में अज्ञेय द्वारा रचित शेखर एक जीवनी 1941, नदी के द्वीप 1951। तो शेखर एक जीवनी 41, नदी के द्वीप 51, अपने अपने अजनबी ये। और हिंदी के साम्यवादी उपन्यास वे हैं जिनमें मार्क्सवादी विचारधारा आधार ग्रहण करके कथानक ताना बाना बुना गया। अब इसमें आप देखिए यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, रांगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय इसी कैटेगरी के हैं।
इनके अलावा देखें तो यशपाल ने पार्टी कामरेड 1945, यशपाल ने पार्टी कामरेड 1945 और देशद्रोही 1943, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 46, दिव्या 45 और झूठा सच 1957। आदि उपन्यासों में अपने मार्क्सवादी विचार को अभिव्यक्ति दी है। झूठा सच देश विभाजन की त्रासदी से रिलेटेड है। इनके अलावा जो उपन्यासकार हैं जिनमें अतिरिक्त भैरव प्रसाद गुप्त, सती मैया का चौरा, इस युग के दो महत्वपूर्ण उपन्यास लेखक भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल नागर। वर्मा के कई उपन्यास प्रसिद्ध हुए। चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, सबही नचावे राम गोसाई। इन उपन्यासों में समकालीन राजनीति एवं समाज से कथा भी लिए गए। उपन्यासकार ने अपनी पैनी दृष्टि से संयुक्त परिवार की समस्या, शोषण, सत्याग्रह, मिल मालिकों की दुरंगनी नीति, चित्रलेखा में पाप पुण्य की समस्या और अमृतलाल सागर ने सेठ बाकीमल, अमृत और विष, बुध और महाकाल, शतरंज के मोहरे, ये जितनी भी रचनाएं हैं, शतरंज के मोहरे हैं, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, अमृत और विष, बुध और महाकाल उपन्यासों की रचना में जिसे बुध और समुद्र उनका श्रेष्ठतम उपन्यास। भारतीय समाज की रीति नीति, आचार विचार, जीवन दृष्टि, मर्यादा, मान्यता, मानस का हंस जीवनी परक उपन्यास जिसमें गोस्वामी तुलसीदास के जीवन वृत्त को दिखाया गया है। इसी प्रकार खंजन नयन सूरदास के जीवन के कथानक को गढ़ा गया है। तो इस तरीके से आप देखिए कि प्रेमचंदोत्तर उपन्यास में भी कई लोगों का योगदान अहम रहा है। अब उसमें हम बात करें कि ऐतिहासिक उपन्यासकार के तौर पे किसको जानते हैं, तो बाबू वृंदावन लाल वर्मा को जानते हैं। बाबू वृंदावन लाल वर्मा का ऐतिहासिक उपन्यास के तौर पे और चतुरसेन शास्त्री एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम भी इसी वर्ग में आता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी चारुचंद्र लेख है, बाण भट्ट की आत्मकथा हो गई, अतरक्व आख्यान में इतिहास और कल्पना का अच्छा सामंजस्य किया है। राहुल सांकृत्यायन ने भी सिंह सेनापति और जय योद्धे, रांगेय राघव ने मुर्दों का टीला करके उपन्यास लिखा और ये सब जो है ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में आते हैं। तो स्वतंत्रोत्तर हिंदी उपन्यास में आंचलिक उपन्यास भी आता है। तो हम आंचलिकता की बात करते हैं तो हिंदी में आंचलिक उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का 1954 में पढ़ते मैला आंचल। इनके अलावा पढ़ती परिकथा भी 1957 में इन्हीं के द्वारा है। और भी लोग आते हैं जैसे नागार्जुन का रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ है ना, दुख पोचन, वरुण के बेदे, और उदय शंकर भट्ट का एक रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सागर, लहरे और मनुष्य, रांगे राघव का कब तक पुकारो। तो इस परिवेश को भी आधार बनाकर लिखा गया। अब इसमें कुछ रचनाएं और भी आपको प्रसिद्ध जैसे आधा गांव राही मासूम रजा का, अलग अलग वैतरणी करके शिव प्रसाद सिंह का, जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी का, बबुल विवेक राय का, पानी की प्राची रामदृश मिश्र का, रथ के पहिए हिमांशु श्रीवास्तव का। तो ये कुछ आधुनिकीकरण के जो बदलते परिवेश ने उनको चित्रित किया है। बाकी श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी तो व्यंग्यात्मक एक उपन्यास है जिसमें आप देखिए कि कथा भूमि है नगर से कुछ दूर बसा हुआ गांव शिवपालगंज की कहानी, जहाँ की जिंदगी, प्रगति और विकास के तमाम कह सकते हैं कि निहित स्वार्थ जो लोगों के हैं उसकी वजह से वो घिसट रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। तो आधुनिक हिंदी उपन्यासों की नवीनतम धारा को प्रयोगवादी उपन्यास या आधुनिक बोध के समय को भी ध्यान में रख कर कह सकते हैं। जैसे और भी उपन्यास में आप देखिए मोहन राकेश के अंधेरे बंद कमरे 1916, ना आने वाला कल 1968, ऐसी उपन्यास। इनके अतिरिक्त राजेंद्र यादव के हैं उखड़े हुए लोग। उपन्यासकार ने टूटते हुए मानव का चित्रण भी किया। मनु भंडारी ने आपका बंटी में तलाकशुदा दंपति के बच्चों पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी बात की है। इनके अलावा आप देखिए नरेश मेहता के यह पथ बंधु था, तो नरेश मेहता का हो गया ये पथ। निर्मल वर्मा के वे दिन बहुत इंपॉर्टेंट रचना है 1964 में, वे दिन। लालटीन की छत, एक चिथड़ा सुख। प्रियंबदा का अगर देखें उषा प्रियंबदा का तो रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंबे लाल दीवारें। भीष्म साहनी का तो तमस है ही सिलेबस में। और मनोहर श्याम जोशी ने लिखा है कुरुकुरु स्वाहा, ये भी उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के आज के युवा जो है दिग्भ्रमित है, दिशाहीन है। और धन भारती का सूरज का 7वां घोड़ा और गिरधर गोपाल का चांदनी के खंडार करके। तो आधुनिक उपन्यासों में विषय वैविध्यता हमें देखने को मिलती है। बहुत सारी शैलियाँ लेखन में आ गई, आत्मकथात्मक, डायरी शैली, पत्र शैली, वर्णनात्मक शैली। तो
अब समय के साथ उपन्यास जो है मतलब कि वो उसमें आप कह सकते हैं कि जो है यथार्थ यानी सच्चाई को ज़्यादा ही दिखाने की कोशिश की गई है, ना कि सिर्फ उसको विषय वस्तु बनाया गया है कि ये मनोरंजन के लिए हो। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से संक्षेप में ही सही, लेकिन आपको उपन्यास जो है उसका विकास क्रम क्या रहा है, कैसे उसको हम प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद जी के समय में, प्रेमचंद पश्चात में बांटे हैं, और जितनी भी इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं, इम्पॉर्टेंट रचनाकार हैं, उनके बारे में बात की है। और अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो आप आगे देख सकते हैं, हिंदी उपन्यास भी मैंने कराई है बहुत अच्छे से यूपीएससी ऑप्शनल के लिए। हालांकि अभी आपको एक रिवीजन के तौर पे ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार और उनकी कृतियां करा दूंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर यूजीसी नेटवर्क को ध्यान में आप रख के करेंगे तो ये जितनी भी रचनाएं बताएंगे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद आपको इसी से रिलेटेड जो है एमसीक्यू का पूरा करा देंगे। उपन्यास की एमसीक्यू की श्रृंखला चल रही है, उसको आप अटेम्प्ट करते रहिए, जिससे आपको इम्पॉर्टेंट उपन्यास से संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको क्लियर होते जाएंगे। और गाइज़ आपको अगर सच में इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अपना सपोर्ट बनाए रखें। आपका सपोर्ट यही है कि आपका विश्वास हमें नज़र आना चाहिए, तो आप कुछ नहीं तो लाइक ज़रूर करें, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो आज के लिए इतना ही, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार एवं उनकी कृतियों के बारे में देखेंगे, और आप इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं उसको ज़रूर सॉल्व करें। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।